नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज अमेरिका में भी तुर्की जैसे विनाशकारी भूकंप की चेतावनी ने सबको हैरान कर दिया। तुर्की में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी में भारत ने राहत सामग्री भेजकर विश्व गुरु की भूमिका निभाई। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा हो गया और IMF के हाथों बिकने को तैयार पाकिस्तान में लोग भूख मिटाने के लिए किडनी तक बेचने को मजबूर हो गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि तुर्की में रिक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता के जिस भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली, वो तो बस ट्रेलर है। तबाही की असली पिक्चर अमेरिका में देखने को मिलेगी। आशंका जताई गई है कि अमेरिका में 8.2 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिक कई साल से इस बात पर स्टडी कर रहे हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में कितना बड़ा भूकंप आएगा। 2008 में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इस बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की थी। अमेरिका के वैज्ञानिक बहुत भयानक जलजला आने का डर जता रहे हैं और तुर्की के भूकंप के बाद उनका डर पक्का हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेरिका में इतना ताकतवर भूकंप आ सकता है कि तुर्की के भूकंप का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। मतलब धरती के अंदर ऐसी भयानक उथल पुथल मची हुई है कि अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अमेरिका में इतना जबरदस्त जलजला आ सकता है कि तुर्की में मची तबाही भी उसके सामने बौनी साबित होगी। क्योंकि तुर्की में तो 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में 8.2 की तीव्रता का भूचाल भी आ सकता है। 7.8 की तीव्रता पर ही तुर्की का भूकंप क्या बर्बादी लाया है वो पूरी दुनिया के सामने है। 2015 में नेपाल में भी जिस भूकंप ने लगभग 9000 लोगों की जान ली थी, वो भी रिक्टर स्केल पर 7.8 की ताकत का था। यानी अगर वैज्ञानिकों का डर सच साबित हुआ तो अमेरिका को बस भगवान ही बचा पाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि तुर्की का भूकंप काफी हद तक उस भूकंप की तरह है जो आज से 117 साल पहले कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में आया था। तुर्की के भूकंप की तरह 1906 में आया वो भूकंप भी 7.8 की तीव्रता का था। उस भूकंप में भी लगभग पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर जमींदोज हो गया था और काफी आग भी लगी थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अमेरिका संभल जाए। अमेरिका के लोग तुर्की के भूकंप से सबक लें और सारी तैयारी करके रखें। क्योंकि जैसे तुर्की फॉल्ट जोन में आता है, उसी तरह अमेरिका का कैलिफोर्निया भी फॉल्ट जोन में पड़ता है और ये दोनों फॉल्ट जोन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 1906 का सैन फ्रांसिस्को का भूकंप सैन एंड्रियास फॉल्ट पर आया था। सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन में जमीन के अंदर मौजूद प्लेटों में लगातार हलचल हो रही है। उस हलचल की वजह से दबाव पैदा हो रहा है। देर सवेर वो दबाव भूकंप बनकर बाहर निकलेगा ही, लेकिन कब, तो उसकी सटीक तारीख तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। हो सकता है कि कल ही भूचाल अमेरिका को हिला डाले या अगले 10 साल भी अमेरिका की धरती में कंपन न हो। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप जितनी देर में आएगा उतना ताकतवर आएगा और जब भी आएगा अपने साथ कयामत लाएगा। और तो और अकेला कोई एक भूकंप नहीं आने वाला। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अमेरिका में जलजला नहीं बल्कि एक के बाद एक कई जलजले आएंगे। क्योंकि 1906 में कैलिफोर्निया में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। उससे पहले 1857 में 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसके बाद कैलिफोर्निया में इतने ताकतवर भूकंप नहीं आए। यानी 166 साल में कैलिफोर्निया में बहुत भयानक भूकंप नहीं आया। माना जा रहा है कि अब कैलिफोर्निया में जमीन के अंदर इतना दबाव बन चुका है कि जल्द अमेरिका में भूकंप आ सकता है और वो भूकंप रिक्टर स्केल पर 8.2 की तीव्रता को भी छू सकता है। इस बीच भूकंप के कई ताकतवर झटकों से तबाह हो चुके तुर्की की मदद के लिए भारत से एनडीआरएफ की एक टीम और बड़ी मात्रा में राहत सामग्री रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि इन मुश्किल हालात में भारत तुर्की की मदद करेगा। जिसके बाद दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आधी रात को ही एनडीआरएफ की 51 सदस्यों की टीम डॉग स्क्वाड और जरूरी उपकरणों के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गई। तुर्की के लिए उड़ान भरने से पहले भारतीय वायुसेना के इस विमान में एक ट्रक और 2 गाड़ियों को भी लोड किया गया। रेस्क्यू एंड रिस्पांस के लिए ये टीम यहाँ से मूव कर रही है। तुर्की के अदना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एनडीआरएफ की उस टीम की तस्वीरें भी सामने आई, जिसने वहां पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। लेकिन भारत से तुर्की और सीरिया को दी जाने वाली मदद का यह सिलसिला यही नहीं रुका। भारत की वायुसेना के C-130J हर्क्यूलिस विमान ने सीरिया के लिए उड़ान भरी, जिसके जरिए भारत से सीरिया दवाएं भेजी गई। शाम होते होते भारत की तरफ से 2 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर विमान 60 सदस्यों की मेडिकल टीम के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गए। भारत से लगातार मिल रही मदद के बीच भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। We are दोस्त, we are friends. Reaction response was very swift and timely. इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने भी ऐलान कर दिया कि वो तुर्की की मदद के लिए अपनी कमर्शियल फ्लाइट बोइंग 777 से मुफ्त में वहां के लोगों के लिए जरूरत का सामान भेजेगा। उधर तुर्की में एक दिन पहले आए भूकंप की भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही हो गई थी, जिस पर चर्चाएं तेज हो गई।
इसकी जानकारी द नेदरलैंड्स के शोधकर्ता फ्रैंक हुगबीट्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। और ये भविष्यवाणी की थी कि दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान की धरती 1 या 2 दिन में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटकों से दहल उठेगी। और ऐसा हुआ भी। 3 फरवरी को फ्रैंक हुगबीट्स ने यह भविष्यवाणी की थी, जो कि 3 दिन बाद सच हो गई। 6 फरवरी की सुबह तुर्की और सीरिया समेत 9 देशों के लिए ऐसा अंधेरा लेकर आई जिससे शायद ही वो जल्द उबर पाएंगे। तुर्की में भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जाने के बाद फ्रैंक हुगबीट्स ने भी ट्विटर पर दुख जताया। लेकिन इस बीच लोगों में इस भविष्यवाणी को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने द नेदरलैंड्स के शोधकर्ता फ्रैंक हुगबीट्स का लोहा माना, तो कुछ लोगों ने इसे मानने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने इससे पहले भी कई भविष्यवाणियां की थी, लेकिन वो सच नहीं हुई थी। इधर केंद्र सरकार ने नई हज नीति का ऐलान करते हुए हज यात्रा के लिए आवेदन को फ्री करने समेत कई बड़े बदलाव किए। पहले हर यात्री को 400 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब ये फीस नहीं देनी होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक यात्रा पैकेज में भी कटौती की गई, जिससे अब हर यात्री को करीब 50,000 रुपए की बचत होगी। तो अब 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला को भी अकेले हज यात्रा पर जाने की इजाजत मिल सकेगी। इस बीच यूक्रेन ने इस बात का डर जताया कि युद्ध के 1 साल पूरा होने पर ईरान के ड्रोन उसके देश में बड़ी तबाही मचा देंगे। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने इस बात की आशंका जताई कि इसके लिए शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप रूस पहुंचने वाली है, जिसका इस्तेमाल 24 फरवरी के आसपास किया जाएगा, क्योंकि 1 साल पहले 24 फरवरी के दिन ही रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला था। उसकी सेनाओं ने कई दिशाओं से एक साथ यूक्रेन पर वार कर दिया था। इसके कई महीनों बाद जंग में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की एंट्री हुई थी और पहली बार इस ड्रोन से मची तबाही दुनिया ने तब देखी थी जब कीव समेत 7 शहरों को निशाना बनाया गया था। ईरान के ड्रोन शाहिद 136 ने अपने हमले से यूक्रेन के लोगों में खौफ भर दिया था और अब यूक्रेन का खुफिया विभाग ये दावा कर रहा है कि 24 फरवरी करीब आते ही यूक्रेन एक और बड़ी तबाही देखेगा, क्योंकि इसके लिए रूस ने एक बार फिर ईरान के इस घातक ड्रोन की बड़ी खेप मंगवाई है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने इसके लिए ईरान से बहुत पहले ही डील कर ली थी, जिसके बाद उसने 2 बार में 600 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन रूस भेजे थे, जिनका इस्तेमाल रूसी सेना जंग के बीच रुक रुक कर करती रही। लेकिन इसका सबसे खतरनाक हमला तब किया गया जब क्राइमिया के कर्च ब्रिज को निशाना बनाया गया था। तब कर्च ब्रिज पर हमले से गुस्साए पुतिन ने एक साथ 100 ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर दाग दिए थे। यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक रूस 650 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन पर छोड़ चुका है, जबकि उसने ईरान से 1700 से ज्यादा ड्रोन की डील की थी। यूक्रेन के मुताबिक बचे हुए 1000 से ज्यादा ड्रोन जंग के 1 साल पूरा होने से पहले ही रूस को मिल जाएंगे। इसी वजह से यूक्रेन को इस बात का डर सता रहा है कि 24 फरवरी करीब आते ही पुतिन उसके देश में एक बार फिर बड़ी तबाही मचा देंगे। उधर पूरे रूस में बॉम्ब शेल्टर की मरम्मत शुरू हो गई, जिनमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें सोवियत संघ के दौरान बनाया गया था। ये जानकारी रूस के मीडिया ने दी। माना जा रहा है कि ये सब यूक्रेन जंग के लंबा खिंचने की वजह से हो रहा है, क्योंकि खतरा केवल यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस पर भी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसी वजह से तैयारियां शुरू कर दी और बॉम्ब शेल्टर की मरम्मत पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि रूस के बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर सोवियत संघ के जमाने के हैं, जिन्हें थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत है। यही नहीं, अगले कुछ महीनों में रूस का रक्षा मंत्रालय बम शेल्टर का इंस्पेक्शन भी करेगा। यानी यूक्रेन पर हमला करके दुनिया को डराने वाले पुतिन को खुद भी डर लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है रूस पर हमले का खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि यूक्रेन अकेला नहीं है, भले ही नेटो की सेना जंग का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन उसने बाहर से यूक्रेन की हर मुमकिन मदद की, जिसकी वजह से यूक्रेन जंग करीब 1 साल तक खिंच गई और रूस को इसी बात का तनाव है। एक तरफ वो 24 फरवरी को कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है, क्योंकि पुतिन को मालूम है कि पश्चिमी देश रूस में भी विनाश का खेल खेल सकते हैं। रूस के मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल दिसंबर के महीने में यूक्रेन के ड्रोन से रूस के 3 एयरबेस पर हमला किया गया था, जिसके बाद रूस में बॉम्ब शेल्टर की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया और इस पर रूस की सरकार सैकड़ों डॉलर खर्च कर रही है। और जब मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा तो रूस की सरकार उसका मुआयना करेगी, जिसका समय आने वाले कुछ महीनों में तय हो जाएगा। हालांकि रूस की सरकार ने इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन वहां के मीडिया ने दावा किया कि पूरे के पूरे रूस में बॉम्ब शेल्टर तैयार हो रहे हैं, जिनमें 30% वो होंगे जिन्हें रिपेयर किया जाएगा। बॉम्ब शेल्टर एक बंद जगह होती है जिसे लोगों को बम और मिसाइल जैसे हथियारों के प्रभाव से बचाने के लिए बनाया जाता है। ये एक ऐसा कमरा होता है जो अंडरग्राउंड होता है, जिसे बम के असर से बचाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जाता है और उसमें कम से कम 3 दिन तक इस्तेमाल किया जाने वाला सामान रखा जा सकता है। सोवियत संघ के समय ही रूस में सैकड़ों बॉम्ब शेल्टर बनाए गए थे, जिन्हें पुतिन रिपेयर करवा रहे हैं।
यानी कुछ तो है जो रूस दुनिया से छुपा रहा है, क्योंकि सैकड़ों बॉम्ब शेल्टर बनाना मामूली बात नहीं है। इधर शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर रहे और कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स 220 अंक टूटकर 60,286 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 43 अंकों की गिरावट के साथ 17,721 पर बंद हुआ। उधर एक महीने से लापता बताए जा रहे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अचानक सामने आकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर है कि सुबह उत्तर कोरिया की सेना 75वीं सालगिरह पर बहुत बड़ी परेड होनी, लेकिन बीते 35 दिनों से किम गायब थे, इसलिए माना जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है और शायद वो अपनी सेना की परेड में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन परेड से ठीक 2 दिन पहले किम जोंग उन ने सीन में एंट्री मारी और अपनी सेना को जंग की तैयारी शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। किम ने सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग में दो टूक कहा कि ये चैन से बैठने का वक्त नहीं है। माना जा रहा है कि मिलिट्री परेड पर भी किम जोंग उन अपने शक्ति प्रदर्शन का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। पूरी संभावना है कि परेड में उत्तर कोरिया का कोई नया परमाणु हथियार दुनिया को देखने को मिल जाए। वैसे भी पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने पूरी परमाणु ताकत के साथ अमेरिका का मुकाबला करने की धमकी दी थी। और इससे भी अहम बात यह कि अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उत्तर कोरिया अपने दोस्त चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उसने अपनी एयर स्पेस में उत्तर कोरिया का एक गुब्बारा ट्रैक किया। हालांकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि वो गुब्बारा किम का कोई जासूस नहीं था, बल्कि वो मौसम की जानकारी जुटा रहा था और कुछ घंटे बाद ही वो दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा से निकल भी गया। दक्षिण कोरिया का ये दावा उसके साथी अमेरिका से बिल्कुल उलट है, जो कि अपने आसमान में चीन के गुब्बारे को उसका जासूस बता रहा था। इसी वजह से 3 दिन पहले अमेरिका ने चीन के उस गुब्बारे को शूट भी कर दिया था। इस बीच जापान में फैले एक रहस्यमयी बुखार की वजह से पूरी दुनिया पर नया खतरा मंडराने लगा। जापान के स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक ये बुखार जापान के कई इलाकों में बहुत तेजी से फैला, जिसकी चपेट में आकर पिछले एक हफ्ते में करीब 50,000 लोग बीमार पड़ गए। जानकारी के मुताबिक अब तक जापान के 47 प्रांतों में करीब 51,000 मरीजों ने इस रहस्यमयी बुखार से बीमार पड़ने की शिकायत की, जिसके बाद जापान की सरकार इसे महामारी घोषित करने की तैयारी में है, क्योंकि वहाँ मरीजों का आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। जापान के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सबसे खराब स्थिति ओकिनावा प्रांत की है, जहाँ इस बुखार के करीब 41% मरीज हैं। वहीं जल्दी इससे राहत मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टरों का अनुमान है कि ये बुखार अभी और तेजी से फैलेगा। इधर यमुना एक्सप्रेसवे से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें एक कार ड्राइवर एक आदमी को करीब 11 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे पर घसीटते हुए ले गया, जिस पर मथुरा टोल प्लाजा के कर्मचारियों की नजर पड़ी और उन्होंने उस कार में फंसे शव को निकाला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी, जिन्होंने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। और जो कैमरे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे उनको भी चेक किया जा रहा है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि उसी कार वाले ने ही उस आदमी को टक्कर मारी या पहले सड़क पर फंसा शव गाड़ी में फंस गया। इस बीच खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को एक ऐसा हथियार देने वाला है जो रूस की सेना पर कहर बनकर टूटेगा। अमेरिका का यह हथियार ग्लाइड नाम का एक बम देगा, जो दागे जाने के बाद दुश्मन को ढूंढकर ढेर करने में माहिर है, क्योंकि इसमें जीपीएस लगा है। यानी ये बम एक ऐसी तकनीक से लैस है जो जंग के मैदान में दुश्मन का पता बता देती है, और एक बार उसके ठिकाने का पता चलते ही ये बम दुश्मन को बर्बाद करके ही दम लेता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को इस हथियार का काफी वक्त से इंतजार था, क्योंकि ग्लाइड बम लंबी दूरी तक मार करने में माहिर है। यानी यूक्रेन के सैनिक इसका इस्तेमाल करके दूर से ही रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को धराशायी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बम में पंख भी लगे होते हैं। जैसे ही इस बम को जमीन से दागा जाता है, ये अपने पंखों के सहारे अपनी दिशा बदल लेता है और फिर जीपीएस से मिली जानकारी के आधार पर सटीक वार करता है। और इसीलिए इससे जंग में यूक्रेन को मिले सबसे खतरनाक हथियारों में एक बताया जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका पहले इस बम को यूक्रेन भेजने से पैर पीछे खींच चुका है। लेकिन जंग के 1 साल होने पर बड़े हमले की आशंका जताकर यूक्रेन ने अमेरिका को मना लिया, जबकि अमेरिका उसे करीब 9 महीने से ग्लाइड बम देने से इनकार कर रहा था। हालांकि वो अब ग्लाइड बम यूक्रेन भेज रहा है, जो 150 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन को मार गिराते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका के इन बमों की खेप यूक्रेन को मिल जाएगी, जिसके बाद रूसी सेना की मुसीबत बढ़नी तय है। हालांकि ग्लाइड बम भेजने के लिए तैयार हुए अमेरिका ने MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया। इस सिस्टम से निकली मिसाइलें 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करती हैं। उधर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बारिश के बाद आए कीचड़ के सैलाब में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां लगातार हो रही बारिश के कारण एक के बाद एक पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं सामने आई, जिस वजह से दक्षिणी पेरू के कई इलाकों में बारिश के बाद आए कीचड़ के सैलाब ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें दिखा कि अरेकीपा शहर में कीचड़ का सैलाब इतनी तेजी से एक रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ा कि जितने भी मकान उसकी चपेट में आए या तो वो ढहते चले गए या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। वो रहने लायक ही नहीं बचे।
वहाँ लोगों पर कुदरत की मार कुछ ऐसी पड़ी कि उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना ढह गया और वो कुछ नहीं कर पाए। Families were completely destroyed. पेरू से तबाही की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि कीचड़ के साथ एक आदमी बहता जा रहा था, जिसकी कुछ लोगों ने किसी तरह जान बचा ली। इधर दिल्ली के चिड़ियाघर में वीना रानी नाम की सबसे पुरानी बाघिन की मौत हो गई, जिसकी जांच रिपोर्ट में हेपेटाइटिस के लक्षण पाए गए और बताया गया कि 2 दिन पहले उसने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसकी सूचना मिलने पर जब चिड़ियाघर प्रबंधन ने उसकी जांच करवाई तो उसमें हेपेटाइटिस के लक्षण पाए गए और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस बीच खबर है कि समंदर में चीन मछली पकड़ने के बहाने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने में जुटा है। अमेरिका में जासूसी गुब्बारा भेजने के बाद चीन पहले से ही घिरा हुआ है, लेकिन वो चालाकी में दम भरने से बाज आता नहीं दिख रहा, क्योंकि हिंद महासागर में अचानक चीन की लंबी दूरी तक जाने वाली मछली मारने की नावें देखी गई। जैसे ही इस बात की जानकारी भारत को लगी, वो सतर्क हो गया। जानकारों का मानना है कि ये मामला जासूसी से जुड़ा हो सकता है। मतलब ये कि जिस तरह चीन ने अमेरिका में जासूसी गुब्बारा भेजा, उसी तरह वो भारत की जासूसी के लिए इन नावों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार चीन ने ये चाल चलकर भारत की जासूसी की कोशिश की। लेकिन खबर है कि इस बार हिंद महासागर के उत्तरी इलाके में चीन की मछली मारने की नावों के आने की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि चीन इस काम के लिए जिन नावों का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने देश की सीमा के बाहर समुद्री इलाकों में मछली मारने का काम करती है। और ये नाव आमतौर पर लंबी दूरी तक जाती हैं और मछली मारने के लिए समुद्र में काफी लंबा समय बिताती हैं। जानकारी के मुताबिक आज की तारीख में पूरी दुनिया में समुद्र में चीन की करीब 18,000 नावें तैनात हैं। यही वजह है कि मछली पकड़ने के मामले में चीन के आगे दूर दूर तक कोई नहीं टिकता। लेकिन हिंद महासागर में इन नावों की तैनाती भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि मछली पकड़ने के बहाने चीन भारत के खिलाफ किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है। उधर रोटी और दाल के लिए सड़कों पर झगड़ रहे पाकिस्तान के लोगों पर एक और बड़ी आफत टूटने वाली है। पाकिस्तान में अब दवा कंपनियों ने शहबाज शरीफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो जल्द ही दवाओं का उत्पादन बंद कर सकती हैं। वहां की कंपनियों ने दवाओं के दामों में बढ़ोतरी करने की मांग की और इसके लिए उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया है। मतलब ये कि भूख से तड़प रहे पाकिस्तान में 7 दिन के बाद दवाओं के लिए भी हाहाकार मच सकता है। दवा कंपनियों ने अगर अपनी धमकी को सही साबित कर दिया तो पाकिस्तान के अस्पताल दवाओं के लिए तड़प उठेंगे। वहां मरीजों की सांसें थमने का खतरा पैदा हो जाएगा। गंभीर रूप से बीमार मरीजों की तो जान जाने तक की नौबत आ जाएगी। और पाकिस्तान को ऐसे डरा देने वाले हालात से बचाने के लिए वहां की सरकार के पास सिर्फ 7 दिन है, क्योंकि 7 दिन बीतते ही वहां की दवा कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों पर ताले लटका देंगी और पाकिस्तान में दवाओं का उत्पादन पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के न्यूज चैनल एयरवाई की रिपोर्ट के मुताबिक वहां की दवा कंपनियों ने पाकिस्तान सरकार को एक चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी और ये मांग की कि पाकिस्तान में दवाओं के दाम बढ़ाए जाएं। दवा कंपनियों के मुताबिक पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, उनमें वो अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के रुपए में डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट आई है। और वहाँ की दवा कंपनियां कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। लेकिन डॉलर की बढ़ी कीमत की वजह से कच्चा माल मंगाना उनके लिए भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से दवाओं के उत्पादन की लागत भी बढ़ गई है। लेकिन पहले से ही महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान की सरकार ने दवाओं के दामों में बढ़ोतरी नहीं की और इसी वजह से अब पाकिस्तान की दवा कंपनियां शहबाज शरीफ सरकार को धमकी देने पर उतर आई। एआरवाई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने अगर दवा कंपनियों की मांग पर गौर नहीं किया तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि दवा कंपनियों ने अपनी चिट्ठी में यह साफ लिखा कि दवाओं के उत्पादन के लिए उनके पास 7 दिन से ज्यादा का कच्चा माल नहीं बचा। यानी अगर पाकिस्तान की सरकार ने इस मामले में जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो 7 दिन बाद मरीज दवाओं के लिए तरस जाएंगे। इतना ही नहीं, दवा कंपनियों ने तो ये भी चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले वक्त में बाजारों से दवाएं गायब हो जाएंगी। ऐसे में दवा कंपनियों का ये अल्टीमेटम पाकिस्तान सरकार की गले की हड्डी बन गया, क्योंकि अगर वो दवाओं के दाम बढ़ाती है तो महंगाई से जूझ रही जनता और भड़क जाएगी। जबकि दवा कंपनियों की नहीं सुनी तो पाकिस्तान के बीमार लोग बिना दवाओं के तड़प तड़प कर मर सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के लोगों के बाद अब शहबाज शरीफ की सरकार में वित्त मंत्री रहे मिफ्ता इस्माइल भी भारत के कसीदे पढ़ने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात कबूल की कि पाकिस्तान आईटी सेक्टर में भारत के मुकाबले कहीं नहीं खड़ा है और इसके लिए उन्होंने भारत के आईआईटी और दूसरे शिक्षण संस्थानों की जमकर तारीफ की। शहबाज शरीफ सरकार में वित्त मंत्री रहे मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर इस बात को भी माना कि भारत में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जबकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं। उन्होंने ये बात भी खुलकर कही कि भारत के आईटी सेक्टर का लोहा पूरी दुनिया मानती है। असल में मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान के लोगों से ट्विटर पर अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहा था,
जिसके बाद लोग सवालों में पाकिस्तान की तुलना भारत से करने लगे और इसी का जवाब देते हुए उन्होंने भारत की तारीफ कर दी। इधर पाकिस्तान की सरकार के बार बार भीख मांगने की आदत से अब वहां के लोग तक परेशान हो चुके हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान के लोग पानी पी पी कर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर तमाम नेताओं को कोस रहे हैं और उन्हें ये आईना दिखा रहे हैं कि कैसे उनका पड़ोसी देश भारत बुलंदियों पर पहुंच रहा है, जबकि पाकिस्तान की जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही है। वहां की जनता आटे के लिए भाग रही है और सरकार दुनिया भर में कटोरा लेकर कर्ज के लिए भीख मांग रही है। इसी वजह से वहां के लोग अपने नेताओं से बुरी तरह चिढ़ चुके हैं। हमारे हुक्मरान अपनी आयशों में लगे हुए हैं, अपने माल बनाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की जनता का आरोप है कि उनके नेता सिर्फ देश का खजाना लूटने में लगे। उन्हें न तो लोगों की चिंता है और न ही देश की। हमारे खजाने को है सुराख, करप्शन का सुराख। पाकिस्तान में रोटी से लेकर गैस और बिजली तक की किल्लत है। पेट्रोल की कीमत तो 300 पाकिस्तानी रुपयों के पार पहुंच चुकी है। उधर ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के कप्तान एरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि वो घरेलू क्रिकेट लीग और IPL के मुकाबले खेलते रहेंगे। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया को T20 विश्व कप जिताने वाले एकमात्र कप्तान थे। इसके अलावा उनके नाम T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड भी दर्ज है। फिच ने T20 फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान देने के लिए पिछले साल अक्टूबर में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमूत को रूसी सेना से बचाने के लिए जेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अजोव बटालियन को मोर्चे पर उतार दिया। ये वही अजोव बटालियन है जिसने मारियोपोल की जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरव के लड़ाकों और रूसी सेना को पानी पिला दिया था। और मारियोपोल का ज्यादातर इलाका जीतने के बाद रूसी सेना को शहर पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, क्योंकि मारियोपोल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट में अजोव बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। उनसे मुकाबला करके शहर पर कब्जा जमाने में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। और अब उसी अजोव बटालियन को जेलेंस्की ने बखमूत बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि बखमूत को जीतने के लिए रूस की सेना के हमले भीषण होते जा रहे हैं और वहां कई महीनों से तैनात यूक्रेन के सैनिकों के लिए इन हमलों से निपट पाना मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि पुतिन ने बखमूत को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने इस शहर पर कब्जे की जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार दिया। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाने वाला यह ग्रुप कसाई ब्रिगेड के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि इसके लड़ाके जिस जंग में भी उतरते हैं वहां बेरहमी से दुश्मनों को मिटा देते हैं। कहा जाता है कि पुतिन को जीत का तोहफा देने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यूक्रेन ने कई बार आरोप लगाया कि बखमूत में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने उसके नागरिकों को निशाना बनाया, जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर भी कहर बनकर टूट रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर है कि पुतिन ने बखमूत में जीत के लिए अपने बेहद ताकतवर T-90M टैंक को भी उतार दिया है। खबर के मुताबिक रूस का ये टैंक यूक्रेन की सेना के लिए मुसीबत बन गया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के इसी टैंक और वैगनर ग्रुप का जवाब देने के लिए उसने बखमूत में अजोव बटालियन को तैनात कर दिया, जिसने मोर्चा संभालते ही रूस की सेना पर जोरदार पलटवार कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना की इस टुकड़ी ने खतरनाक तोपों का इस्तेमाल करके रूस के सैनिकों को पीछे धकेल दिया, जिन्होंने कई हफ्तों से बखमूत के आसपास किलेबंदी कर रखी थी। लेकिन जैसे ही अजोव बटालियन के जवानों ने तोप से ताबड़तोड़ वार किए, पुतिन के सैनिकों में खलबली मच गई। यूक्रेन के मुताबिक उसके अजोव बटालियन के जवानों ने दिखा दिया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके उनके आगे ठहर नहीं पाएंगे। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हुंकार भरी कि रूस कितनी भी कोशिश कर ले, वो बखमूत पर कब्जा नहीं कर पाएगा। जेलेंस्की ये जानते हैं कि एक बार बखमूत उनके हाथ से गया तो फिर डॉनबास के कई शहर रूसी सेना के सीधे निशाने पर आ जाएंगे और लिसिचांस्क, लिमान, इज्यूम, पोपासना और अवदिवका जैसे शहरों पर हमले का रास्ता साफ हो जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के कैदी सजा माफ होने की शर्त पर भी वैगनर ग्रुप में भर्ती नहीं होना चाहते। बताया गया कि वैगनर ग्रुप जवानों की कमी को दूर करने के लिए कैदियों की भर्ती करने में जुटा है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के कैदी किसी भी सूरत में वैगनर ग्रुप में भर्ती नहीं होना चाहते। खबर है कि वैगनर ग्रुप खतरनाक अपराधियों को मोटी रकम देने का लालच देकर जंग में उतारने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन दावा है कि इसके बावजूद कोई भी कैदी अपनी मर्जी से भर्ती नहीं होना चाहता। खबर है कि जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप को यूक्रेन के हमलों में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसीलिए अब वैगनर ग्रुप ने दोबारा कैदियों की भर्ती तेज कर दी। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पहले इस ग्रुप से जुड़ने के लिए कैदियों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब कोई भी इसमें भर्ती नहीं होना चाहता। दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर ग्रुप लालच देकर भर्ती तो कर लेता है, लेकिन कैदियों को आजादी नहीं, सिर्फ मौत मिलती है।
और यही वजह है कि अब वैगनर ग्रुप में भर्ती होने की बात सुनकर ही रूस की जेलों में बंद खतरनाक कैदी भी खौफ खा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बिना ट्रेनिंग दिए ही नए भर्ती किए गए लड़ाकों को जंग के मैदान में भेज दिया जाता है। यानी वैगनर ग्रुप कैदियों को तोप के चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप ने लड़ाकों की भर्ती के लिए एक नया प्लान भी बनाया, जिसके तहत वो जंग से लौट चुके कैदियों का प्रचार कर उनके बारे में बताता है, ताकि किसी भी हाल में वो कैदियों को लालच देकर उन्हें अपने ग्रुप से जोड़ सके। लेकिन बताया जा रहा है कि जब वैगनर ग्रुप में भर्ती हुए कैदी जंग के मैदान में मदद नहीं मिलने का विरोध करते हैं तो उन्हें सख्त सजा दी जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी कैदी बगावत करने की हिम्मत न जुटा पाए। खबर है कि जब वैगनर ग्रुप में भर्ती होने वाले कैदी जंग में हथियार और दूसरी जरूरी चीजों के न मिलने का विरोध करते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अब तक यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरने वाले करीब 80% कैदियों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि अब सजा माफ करने की शर्त के बावजूद रूस के कैदी वैगनर ग्रुप में भर्ती नहीं होना चाहते। इधर मुंबई के जुहू इलाके में पेड़ से लटके एक शव की वजह से वहां हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि ये हत्या है या खुदकुशी इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इमरान खान ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी इमरान खान को सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बस इंतजार है तो उनकी एक गलती का, और माना यह जा रहा है कि इमरान खान वो गलती जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही वो जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें, हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इमरान खान का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर चुनावों की घोषणा करने में देर कर रही है। इसी वजह से उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर चुनावों की घोषणा जल्द नहीं की गई तो उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता पूरे पाकिस्तान की जेलों को भर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर पाकिस्तान के हालात बेकाबू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद पिछले साल इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ आजादी मार्च निकाला था, और उस दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ था जिसपे वो बाल बाल बच गए थे। लेकिन एक बार फिर इमरान खान पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है, जिसका पता चलते ही पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने उन्हें चेतावनी दे दी। पंजाब प्रांत के मुल्तान में राना सनाउल्लाह ने एक रैली में यह साफ कह दिया कि अगर इमरान खान ने आंदोलन शुरू करने की गलती की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। यही नहीं, उन्होंने इमरान खान पर पाकिस्तान का माहौल बिगाड़ने के लिए आंदोलन की राजनीति करने का भी आरोप लगाया और उन्हें पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी करने का दोषी ठहराया है। बताया जा रहा है कि इमरान खान ने उनकी पार्टी के नेता फवाद चौधरी और शांदाना गुलजार के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज होने के बाद जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है। और उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर रही है। पिछले महीने की 25 तारीख को पाकिस्तान के चुनाव आयोग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। इसी केस में इमरान खान के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब इमरान खान के जेल भरो आंदोलन शुरू करने के ऐलान के बाद राना सनाउल्लाह ने उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। इधर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने में देर नहीं लगाई। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के प्रतिनिधि राजेश परिहार ने साफ कहा कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वो भारत से अलग नहीं कर पाएगा। Entire union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. इन दिनों कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर में भी कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वो तब भी नाकाम रहा था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक राजेश परिहार ने साफ कहा कि भारत पाकिस्तान से कुछ भी नए की उम्मीद नहीं करता। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को नफरत फैलाने की साजिश रचने वाला देश करार दिया। इस बीच तुर्की की मदद में भारत से रेस लगाने की कोशिश में पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह घिर गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की जाने का फैसला किया था, लेकिन उनके ही देश में उनकी खिंचाई शुरू हो गई और लोग उन्हें मूर्ख तक कहने लगे। तुर्की में भूकंप की वजह से भयंकर तबाही हुई। मदद के लिए भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और अपने ग्लोब मास्टर विमान मदद के साथ तुर्की भेज भी दिए। वहीं तुर्की की सरकार ने इसके लिए भारत की तारीफ भी की और शुक्रिया भी अदा किया।
लेकिन यही बात पाकिस्तान को चुभ गई। असल में तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती पुरानी है। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। वहीं पिछले साल उसने अपने बारख्ताश ड्रोन भी भारत को देने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल इंसानियत का लिहाज करते हुए तुर्की की हर मुमकिन मदद करने का फैसला कर लिया। सब कुछ भूलकर भारत इस मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ खड़ा हो गया। लेकिन तुर्की के मुश्किल वक्त में भारत और तुर्की के बीच बन रहे रिश्ते पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन की वजह बन गए। इसी टेंशन में शहबाज शरीफ ने कुछ हैरान करने वाले फैसले किए और उन्होंने तुर्की जाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान सरकार की तरफ से मरियम नवाज ने बताया कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों तुर्की जाने वाले हैं। कंगाली के जाल में फंसे पाकिस्तान को तुर्की ने भी मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब तुर्की में बड़े बड़े शहर मलबे का ढेर बने हैं, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर्यटन के लिए पहुंचने वाले हैं। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ की खिंचाई शुरू हो गई। सवाल किए जाने लगे कि पाकिस्तान को इस यात्रा के पैसे कहां से मिलेंगे। ये भी कहा जाने लगा कि वहां की सरकार तो राहत और बचाव के काम में लगी है, तो पाकिस्तान के नेता वहां किससे मिलेंगे। पहले से पाकिस्तान की सरकार कंगाली और भुखमरी की वजह से लोगों का गुस्सा झेल रही है। ऊपर से शहबाज शरीफ का तुर्की जाने का फैसला उल्टा पड़ गया, खासतौर पर तब जब पाकिस्तान के कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल पूरी तरह खत्म होने की खबर आई, जिनमें पंजाब प्रांत शामिल है। पूरे पंजाब प्रांत में एक भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल बाकी नहीं बचा। पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। पेट्रोल डीजल खत्म होने का मतलब ये है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जो जहां है वहीं जम गया, मतलब पूरा का पूरा प्रांत ठप। आशंका यह है कि पाकिस्तान के चारों प्रांतों का हाल ऐसा ही होने वाला है। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर किडनी के खरीदार ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान से भी बुरा है। परिवार का पेट भरने के लिए उनके पास किडनी बेचने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इधर मुंबई में अभिनेत्री राखी सावंत के पति को पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। राखी सावंत की शिकायत पर ओशिवरा पुलिस ने उनके पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। राखी सावंत ने अपने पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उनके पति आदिल ने उन्हें मारने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और वो उसे मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे। अभी भी सुबह आया था मुझे मारने घर पे, मेरे घर से उठाया, मैंने तुरंत फोन किया पुलिस स्टेशन में। राखी सावंत के एक दोस्त ने आदिल पर राखी से 4 लाख रुपए और गहने लेने का भी आरोप लगाया। उधर चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को धमकी दी कि अगर उसने जापान में अपनी मिसाइलें तैनात की तो चीन तगड़ा जवाब देगा। लेकिन चीन के शब्द धमकी कम, गीदड़ भभकी ज्यादा लगे। ऐसा लगा जैसे चीन अपने साथियों से मदद की गुहार लगा रहा हो, क्योंकि चीन ने जापान में अमेरिका की मिसाइलों की तैनाती को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया और रूस के लिए भी खतरा बता दिया। इसके साथ ही चीन ने जापान को भी भड़काया कि अमेरिका उसे बस मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जिस दिन अमेरिका का मतलब निकल गया वो जापान को छोड़ देगा। द ग्लोबल टाइम्स का यह आर्टिकल जापान के मीडिया की उस रिपोर्ट के जवाब में छापा गया जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ताइवान के पास मौजूद जापान के कुछ टापुओं पर अपनी टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियार तैनात कर सकता है ताकि ताइवान की किलेबंदी की जा सके। इधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन ISIS PFI पर बैन के बहाने भारत में रहने वाले मुसलमानों को बरगलाने में जुटा है। पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि PFI पर प्रतिबंध को आतंकी संगठन ISIS अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने में जुटा है। वो PFI पर लगे बैन के बहाने और भारतीय मुसलमानों को बरगलाने और उनसे ISIS के झंडे के नीचे एकजुट होने की अपील कर रहा है। इस आतंकी संगठन ने अपने प्रचार के लिए बनाई गई मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में 4 पेज का एक बड़ा लेख छापा है। न्यूज 18 के पास ISIS का वो एक्सक्लूसिव लेख भी मौजूद है जिसमें उसने PFI और सिमी का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला और ये झूठ बोला कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जुल्म किया जाता है। ISIS इस कोशिश में जुटा है कि वो किसी भी तरह भारत के मुस्लिम युवाओं को बरगला सके। और अपने इस लेख में ISIS ने भारत में रहने वाले मुसलमानों को दक्षिण अफ्रीका के मुस्लिम समुदाय के लोगों से सीख लेने की नसीहत भी दी। असल में पिछले साल सितंबर में बैन लगने से पहले PFI पर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कई रिपोर्ट सरकार के साथ साझा की थी, जिसमें ये बताया गया था कि PFI के संपर्क में आने के बाद कई लोग साल 2017 में भागकर विदेश चले गए थे और वहां ISIS में शामिल हो गए थे। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इस संगठन के लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और कई दूसरे आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। और उन्हीं खुफिया रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने PFI पर बैन लगा दिया था और अब ISIS इसी बैन की आड़ में भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है। मतलब ये कि आतंकी संगठन ISIS खुलकर PFI का समर्थन कर रहा है, क्योंकि इस संगठन पर बैन लगने के बाद भारत के नौजवानों को गुमराह करके आतंकी बनाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है।
जिसकी वजह से ISIS बौखलाया हुआ है। और उसकी ये बौखलाहट ये भी बता रही है कि खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी वो पूरी तरह से सही थी। ISIS की इस साजिश का पर्दाफाश होते ही सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि भारत में इस झूठे प्रचार तंत्र के पीछे किसका दिमाग है। उधर अमेरिका के चिली के जंगलों में भड़की आग तेजी से फैलती जा रही है, जिस पर काबू पाना वहां के दमकल विभाग के लिए मुश्किल हो गया। यही वजह है कि अब वहां की सरकार ने सैकड़ों दमकल कर्मियों की भर्ती शुरू कर दी ताकि जंगल में लगी आग पर जल्द काबू पाया जा सके, क्योंकि आग की विकराल लपटों ने अब आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि चिली ने दूसरे देशों से भी मदद की अपील की। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग में झुलसने से अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक छोटे ट्रक में क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाने पर उसके ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे महिला थाना प्रभारी रजनी चौहान ने बीच सड़क पर फटकार लगाई। और जब पुलिस ने गिनती की तो पता चला उस छोटे ट्रक में 39 लोग बैठे थे। उनमें कई लोग जान जोखिम में डालकर उस ट्रक की छत पर बैठकर सफर कर रहे थे। आप तो ऐसे बिठाई देते उसमें जानवर भरे हो। पुलिस ने ड्राइवर को दोबारा ऐसा करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पहली और अंतिम बार आपको समझा रही हूं मैं। साथ ही उस ट्रक में बैठे लोगों को नसीहत भी दी कि वो जान जोखिम में डालकर सफर न करें। उधर कनाडा की तरफ से यूक्रेन की मदद के तौर पर भेजे गए लेपर्ड 2 टैंक पोलैंड पहुंच गए। वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जंग में वो इन लेपर्ड टैंकों की मदद से रूस का सामना कर सके। कनाडा से लेपर्ड 2 टैंकों की पहली खेप विमान के जरिए पोलैंड पहुंची, जिसकी जानकारी कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने एक वीडियो ट्वीट कर दी। इस वीडियो में लेपर्ड 2 टैंकों को लेकर कनाडा का विमान हवा में उड़ान भरता नजर आया। इस ट्वीट के जरिए कनाडा की रक्षा मंत्री ने ये ऐलान भी किया कि पोलैंड में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को इन टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये जंग में यूक्रेन के लिए मददगार साबित हो सके। इधर बिहार के आरा में आयकर विभाग ने जेडीयू नेता राधाचरण साहू के घर पर छापेमारी की। मामला टैक्स की चोरी से जुड़ा बताया गया, जिसकी जांच के लिए आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने राधाचरण साहू के आरा और पटना समेत कई दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं छापे की खबर मिलते ही राधाचरण साहू के समर्थक आरा में उनके घर के बाहर जमा हो गए और इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। राजनीति के तहत सोची समझी साजिश के तहत है। राधाचरण साहू आरा के बक्सर निकाय क्षेत्र से जेडीयू के एमएलसी हैं। राधाचरण साहू रेत और होटल के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। इस बीच खबर है कि कंगाली से उबरने के लिए श्रीलंका की सरकार अब वहां मौजूद रामायण से जुड़ी जगहों के विकास के काम में जुट गई है। इसका मानना है कि इन जगहों को देखने के लिए दुनिया भर से आने वाले सैलानी श्रीलंका के लिए मददगार साबित होंगे, जिसमें एक बड़ा हिस्सा भारत के सैलानियों का भी है। श्रीलंका की सरकार के मुताबिक साल 2022 में वहां रामायण से जुड़ी ऐतिहासिक जगहों को देखने कुल 7,20,000 से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे, जिनमें करीब 1.25 लाख सैलानी सिर्फ भारत के थे। और माना जा रहा है कि श्रीलंका सैलानियों की तादाद बढ़ाने के इरादे से इन जगहों पर विकास का काम तेजी से कर रहा है ताकि सैलानियों की मदद से देश को आर्थिक संकट से उबारा जा सके। असल में श्रीलंका की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन और खेती पर निर्भर है और ये दोनों ही कोरोना की वजह से ठप हो गए थे, जिसका असर ये हुआ था कि श्रीलंका की आर्थिक हालत चरमरा गई थी, जिसे सुधारने के लिए वो रामायण से जुड़ी जगहों के विकास में तेजी से जुट गया। इधर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इरफान अहमद शेख नाम के इस आदमी ने फोन करके एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी दी और साथ ही खुद को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य भी बताया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एयरपोर्ट की सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पैसों की वसूली के लिए मूसेवाला हत्याकांड के शूटरों से जुड़े गुर्गों का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठा गोल्डी बराड़ गैंग की ताकत बढ़ाने में जुटा है। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गोल्डी बराड़ के ही इशारे पर हरियाणा और पंजाब में लॉरेंस गैंग के गुर्गे लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इसके लिए गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों के गुर्गों का लगातार इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि 2 फरवरी को हरियाणा के रोहतक में हुई फायरिंग को जसवीर जस्सू नाम के आरोपी ने अंजाम दिया था, जो मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर फौजी का करीबी है। इसके अलावा उस वारदात में पंजाब जेल में बंद गैंगस्टर मोनू डागर के गुर्गे भी शामिल थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कुछ रोज पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुए थे। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी बताती है कि हरियाणा के रोहतक में वसूली के लिए मोनू डागर के कहने पर ही फायरिंग की गई थी। जो लॉरेंस बिश्नोई का न सिर्फ करीबी है बल्कि वो मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल था। हरियाणा पुलिस के मुताबिक रोहतक फायरिंग कांड में शामिल तमाम गिरफ्तार आरोपी और इस मामले के वांटेड लगातार सिग्नल ऐप के जरिए कैलिफोर्निया में मौजूद गोल्डी बराड़ के साथ संपर्क में थे। इस घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस मोनू डागर को फरीदकोट जेल से लेकर हरियाणा पहुंची।
जहां पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले राज उगल दिए। उसने बताया कि गोल्डी बराड़ के इशारे पर पंजाब में वो कई वारदात को अंजाम दे चुका है। मतलब ये कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठा गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गों की मदद से अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में जुटे हैं। उधर पाकिस्तान के यूक्रेन की मदद करने पर रूस भड़क गया और उसने उसे चेतावनी दी, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले महीने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की थी, जिसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिली थी, जिससे पाकिस्तान की डूबती नैया को थोड़ा सहारा मिला। लेकिन यूक्रेन को हथियार देकर उसने पुतिन का गुस्सा मोल ले लिया, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि वो उसके और यूक्रेन के रिश्ते पर कड़ी नजर रख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है और रूस को यह बर्दाश्त नहीं। यानी पुतिन ने पाकिस्तान की जान हलक में अटका दी, क्योंकि पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। एक तरफ उसने हथियारों के बदले यूक्रेन से पैसे लिए और फिर उन पैसों से रूस से गेहूं खरीद लिया, जिससे पुतिन का पारा चढ़ गया। पुतिन के अधिकारियों को जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान का जहाज हथियारों की खेप लेकर यूक्रेन पहुंचा था, वो तुरंत सक्रिय हो गए। जिसकी वजह है पाकिस्तान की हरकतों से जुड़ी एक रिपोर्ट जो करीब एक हफ्ते पहले आई, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने पिछले महीने पोलैंड के जरिए हथियारों के 159 कंटेनर यूक्रेन भेजे थे और कुछ ही दिन बाद उसने रूस से 35,000 टन गेहूं खरीदा। जिसके बाद कहा गया कि यूक्रेन से मिले पैसों से पाकिस्तान ने रूस से गेहूं खरीद लिया। यानी पाकिस्तान ने पहले रूस के दुश्मन की मदद की और फिर खुद रूस की मदद ले ली, जिसके बारे में पुतिन को पता चल गया और वो भड़क गए, क्योंकि रूस का मानना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर यूक्रेन की मदद की और उस जंग का फायदा उठाकर अपनी हालत सुधारने की कोशिश की। लेकिन उसकी धोखेबाजी का पता लगने में रूस को वक्त नहीं लगा, क्योंकि उसकी हर उस देश पर नजर है जो अमेरिका के इशारे पर नाचता है। लेकिन पाकिस्तान की यह हरकत उसके दोहरे चरित्र का प्रमाण है, क्योंकि वो अमेरिका से मदद की लालच में यूक्रेन जंग का इस्तेमाल कर रहा है और रूस से पुरानी दोस्ती के नाम पर गेहूं ऐंठ रहा है। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिन्होंने खुलकर रूस यूक्रेन युद्ध की आलोचना नहीं की, जिसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान की आर्थिक हालत, जिसे पटरी पर लाने के लिए वो सऊदी अरब, चीन और रूस जैसे देशों के आगे भीख का कटोरा लेकर खड़ा है। इधर राहुल गांधी के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर दिए बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। उन्होंने ये बयान एक कार्यक्रम में दिया, जो कैमरे पर तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन खबर आई कि कार्यक्रम में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर बात की और उन्हें ठग बोल दिया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से उन्हें बिना देर किए जवाब दिया गया। कांग्रेस जिसका देश को ठगने का इतिहास रहा है। राहुल के बयान पर कई संतों ने भी नाराजगी जताई। इससे पहले राहुल के पुजारियों पर दिए बयान पर भी बवाल हो चुका है। उधर मुंबई पुलिस की स्पेशल 26 टीम ने डकैती के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिस डकैत को पकड़ा गया वो ईरानी गैंग से जुड़ा है और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए 26 पुलिस कर्मियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसके जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को ठाणे के अम्बिवली की ईरानी बस्ती से दबोच लिया। टोटल 27 रॉबरी चीटिंग के केसेस है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर पथराव भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बीच चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान ने अमेरिका से सस्ते और घातक युद्धपोत और पनडुब्बियां खरीदी, जिनके निशाने पर चीन के जंगी जहाज होंगे। क्योंकि अमेरिका से खरीदे गए युद्धपोत और पनडुब्बियां समंदर में माइन बिछाने में माहिर होंगे और जैसे ही चीन के जहाज उन पर गुजरेंगे उनका खेल खत्म हो जाएगा। ताइवान अमेरिका से वोल्केनो माइन खरीद रहा है। इसके अलावा उसने माइन बिछाने में माहिर युद्धपोत और पनडुब्बियां भी खरीदी, जिनके जरिए ताइवान चीन के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछाएगा, जो चीन के जंगी जहाजों का काल बन जाएंगी। यानी ताइवान ने कब नाम में चीन का काम तमाम करने का प्लान तैयार कर लिया, जिसमें अमेरिका का बारूद उसके काम आएगा। मतलब चीन की नौसेना को समंदर में एक ऐसे खतरे से लड़ना होगा जिसके बारे में उसने तैयारी नहीं की है। इस बीच दिल्ली में नीट की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिनकी मांग थी कि पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होने वाली परीक्षा 5 मार्च से बढ़ाकर अप्रैल या मई के महीने में कराई जाए। 4 महीने तक इन बच्चों को कोई भी जॉब नहीं मिलता है, किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अगर परीक्षा 5 मार्च से शुरू हुई तो करीब 10,000 छात्रों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं जून में होने वाली इनकी इंटर्नशिप पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। उधर मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता फहाद आजमी के समर्थकों ने उनसे मारपीट की। वहां इलाके के लोग अपनी शिकायत लेकर फहाद आजमी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी शिकायत सुनने के बजाय उनसे बदतमीजी शुरू कर दी। इसी बीच उनमें एक कार्यकर्ता आगे बढ़ा और उसने सामने खड़े एक आदमी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
सरकार ने नई हज नीति का ऐलान करते हुए हज यात्रा के लिए आवेदन को फ्री करने समेत कई बड़े बदलाव किए। पहले हर यात्री को 400 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब यह फीस नहीं देनी होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक यात्रा पैकेज में भी कटौती की गई, जिससे अब हर यात्री को करीब 50,000 रुपए की बचत होगी। तो अब 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला को भी अकेले हज यात्रा पर जाने की इजाजत मिल सकेगी। इस बीच यूक्रेन ने इस बात का डर जताया कि युद्ध के 1 साल पूरा होने पर ईरान के ड्रोन उसके देश में बड़ी तबाही मचा देंगे। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने इस बात की आशंका जताई कि इसके लिए शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप रूस पहुंचने वाली है, जिसका इस्तेमाल 24 फरवरी के आसपास किया जाएगा, क्योंकि 1 साल पहले 24 फरवरी के दिन ही रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला था। उसकी सेनाओं ने कई दिशाओं से एक साथ यूक्रेन पर वार कर दिया था। इसके कई महीनों बाद जंग में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की एंट्री हुई थी और पहली बार इस ड्रोन से मची तबाही दुनिया ने तब देखी थी जब कीव समेत 7 शहरों को निशाना बनाया गया था। ईरान के ड्रोन शाहिद 136 ने अपने हमले से यूक्रेन के लोगों में खौफ भर दिया था और अब यूक्रेन का खुफिया विभाग ये दावा कर रहा है कि 24 फरवरी करीब आते ही यूक्रेन एक और बड़ी तबाही देखेगा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि तुर्की में रिक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता के जिस भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली, वो तो बस ट्रेलर है। तबाही की असली पिक्चर अमेरिका में देखने को मिलेगी। आशंका जताई गई है कि अमेरिका में 8.2 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिक कई साल से इस बात पर स्टडी कर रहे हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में कितना बड़ा भूकंप आएगा। 2008 में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इस बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की थी। अमेरिका के वैज्ञानिक बहुत भयानक जलजला आने का डर जता रहे हैं और तुर्की के भूकंप के बाद उनका डर पक्का हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेरिका में इतना ताकतवर भूकंप आ सकता है कि तुर्की के भूकंप का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। मतलब धरती के अंदर ऐसी भयानक उथल पुथल मची हुई है कि अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अमेरिका में इतना जबरदस्त जलजला आ सकता है कि तुर्की में मची तबाही भी उसके सामने बौनी साबित होगी। क्योंकि तुर्की में तो 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में 8.2 की तीव्रता का भूचाल भी आ सकता है। 7.8 की तीव्रता पर ही तुर्की का भूकंप क्या बर्बादी लाया है वो पूरी दुनिया के सामने है। 2015 में नेपाल में भी जिस भूकंप ने लगभग 9000 लोगों की जान ली थी, वो भी रिक्टर स्केल पर 7.8 की ताकत का था। यानी अगर वैज्ञानिकों का डर सच साबित हुआ तो अमेरिका को बस भगवान ही बचा पाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि तुर्की का भूकंप काफी हद तक उस भूकंप की तरह है जो आज से 117 साल पहले कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में आया था। तुर्की के भूकंप की तरह 1906 में आया वो भूकंप भी 7.8 की तीव्रता का था। उस भूकंप में भी लगभग पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर जमींदोज हो गया था और काफी आग भी लगी थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अमेरिका संभल जाए। अमेरिका के लोग तुर्की के भूकंप से सबक लें और सारी तैयारी करके रखें, क्योंकि जैसे तुर्की फॉल्ट जोन में आता है उसी तरह अमेरिका का कैलिफोर्निया भी फॉल्ट जोन में पड़ता है और ये दोनों फॉल्ट जोन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 1906 का सैन फ्रांसिस्को का भूकंप सैन एंड्रियास फॉल्ट पर आया था। सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन में जमीन के अंदर मौजूद प्लेटों में लगातार हलचल हो रही है। उस हलचल की वजह से दबाव पैदा हो रहा है। देर सवेर वो दबाव भूकंप बनकर बाहर निकलेगा ही, लेकिन कब तो उसकी सटीक तारीख तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। हो सकता है कि कल ही भूचाल अमेरिका को हिला डाले या अगले 10 साल भी अमेरिका की धरती में कंपन न हो।
लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप जितनी देर में आएगा उतना ताकतवर आएगा और जब भी आएगा अपने साथ कयामत लाएगा। और तो और अकेला कोई एक भूकंप नहीं आने वाला। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अमेरिका में जलजला नहीं बल्कि एक के बाद एक कई जलजले आएंगे, क्योंकि 1906 में कैलिफोर्निया में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। उससे पहले 1857 में 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसके बाद कैलिफोर्निया में इतने ताकतवर भूकंप नहीं आए, यानी 166 साल में कैलिफोर्निया में बहुत भयानक भूकंप नहीं आया। माना जा रहा है कि अब कैलिफोर्निया में जमीन के अंदर इतना दबाव बन चुका है कि जल्द अमेरिका में भूकंप आ सकता है और वो भूकंप रिक्टर स्केल पर 8.2 की तीव्रता को भी छू सकता है। इस बीच भूकंप के कई ताकतवर झटकों से तबाह हो चुके तुर्की की मदद के लिए भारत से एनडीआरएफ की एक टीम और बड़ी मात्रा में राहत सामग्री रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि इन मुश्किल हालात में भारत तुर्की की मदद करेगा, जिसके बाद दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आधी रात को ही एनडीआरएफ की 51 सदस्यों की टीम डॉग स्क्वाड और जरूरी उपकरणों के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गई। तुर्की के लिए उड़ान भरने से पहले भारतीय वायुसेना के इस विमान में एक ट्रक और 2 गाड़ियों को भी लोड किया गया। रेस्क्यू एंड रिस्पांस के लिए ये टीम यहाँ से मूव कर रही है। तुर्की के अदना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एनडीआरएफ की उस टीम की तस्वीरें भी सामने आई, जिसने वहां पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। लेकिन भारत से तुर्की और सीरिया को दी जाने वाली मदद का यह सिलसिला यही नहीं रुका। भारत की वायुसेना के C-130J हर्क्यूलिस विमान ने सीरिया के लिए उड़ान भरी, जिसके जरिए भारत से सीरिया दवाएं भेजी गई। शाम होते होते भारत की तरफ से 2 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर विमान 60 सदस्यों की मेडिकल टीम के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गए। भारत से लगातार मिल रही मदद के बीच भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। We are दोस्त, we are friends. Reaction response was very swift and timely. इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने भी ऐलान कर दिया कि वो तुर्की की मदद के लिए अपनी कमर्शियल फ्लाइट बोइंग 777 से मुफ्त में वहां के लोगों के लिए जरूरत का सामान भेजेगा। उधर तुर्की में एक दिन पहले आए भूकंप की भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही हो गई थी, जिस पर चर्चाएं। चीन के कथित जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के बाद अमेरिका ने बेहद सनसनीखेज दावा किया। अमेरिका ने बताया कि चीन का 200 फीट ऊंचा वो गुब्बारा एक बड़े यात्री विमान के बराबर वजन का सामान लेकर जा रहा था। ऐसे में यह बिल्कुल हो सकता है कि चीन के गुब्बारे में बारूद भरा गया हो, ताकि अगर चीन की पोल खुलती दिखे तो गुब्बारे को हवा में ही विस्फोट करके उड़ाया जा सके। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने ही चीन के गुब्बारे पर मिसाइल दाग दी। 3 दिन पहले अमेरिका ने अपने साउथ कैरोलिना राज्य के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर चीन के गुब्बारे को शूट कर दिया था। अब अमेरिका की नौसेना समंदर में उस गुब्बारे का मलबा ढूंढने में लगी है, ताकि पता लगाया जा सके कि चीन के उस गुब्बारे में था क्या। अमेरिका का कहना है कि चीन का गुब्बारा उसकी जासूसी कर रहा था। अगर ये बात सही निकली तो गुब्बारे के मलबे को दुनिया के सामने पेश करके अमेरिका चीन को बेइज्जत करके रख देगा। इधर मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता फहाद आजमी के समर्थकों ने उनसे मारपीट की। वहां इलाके के लोग अपनी शिकायत लेकर फहाद आजमी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी शिकायत सुनने के बजाय उनसे बदतमीजी शुरू कर दी। इसी बीच उनमें एक कार्यकर्ता आगे बढ़ा और उसने सामने खड़े एक आदमी को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। शिकायत करने के लिए जुटे लोगों ने आरोप लगाया कि फहाद आजमी के समर्थकों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इस दौरान कुछ लोगों को काफी चोट भी आई। वहीं मारपीट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। उधर पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर के पीछे दिन दहाड़े 2 गुटों के बीच गोलियां चली, जिसमें 2 युवक जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में 3 से 4 लोग शामिल थे, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी लोग भागने में कामयाब रहे। चश्मदीदों के मुताबिक कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पीछे 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 गोलियां चली हैं, वो 2 जाने सीगे। जहां से निकले हैं वो आपस में बहस करते हुए और यहाँ इस जगह पर आकर उन्होंने आपस में झड़प की है। झड़प करने के बाद आपस में उनकी गोलियां चली हैं। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने फायरिंग वाली जगह से 2 खोखे भी बरामद किए। देखो 2 बंदियां दा सामने आया जख्मी होने दा। हाले आगे जिद्दां भी गल आएगी अपन तस्दीक कर रहे हैं। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस को अब तक फायरिंग करने वाले का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश की गई एक रिपोर्ट में उत्तर कोरिया पर क्रिप्टो करेंसी चुराने का आरोप लगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2022 में उत्तर कोरिया के हैकरों ने अरबों की क्रिप्टो करेंसी चुराई और दुनिया के कई देशों की डिफेंस कंपनियों की जेब हल्की कर डाली। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है और इसके जरिए ऑनलाइन लेन देन ही हो सकता है। यही नहीं, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई दखल नहीं होता। यानी क्रिप्टो करेंसी की चोरी करना मामूली बात नहीं, और अगर वो चोरी हो गई तो उसे वापस लाना भी आसान नहीं।
उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने इसी बात का फायदा उठाया और ऐसे खतरनाक हैकर तैयार किए जो बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियों की नाक के नीचे से उनके पैसे लेकर रफूचक्कर हो गए और उन्हें भनक तक नहीं लगी। हालांकि उत्तर कोरिया ने उस पर लगे इन आरोपों को गलत बताया और किसी भी देश पर साइबर हमले से इनकार किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश की गई रिपोर्ट ने दुनिया को सकते में डाल दिया, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि किम जोंग उन के हैकरों ने $630 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली और ये क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियों की है और उनके लिए अपनी क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि उत्तर कोरिया के हैकर अपने काम में धुरंधर माने जाते हैं और उनकी चुराई गई क्रिप्टो करेंसी को वापस लाना बच्चों का खेल नहीं है। इधर दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं हो पाने की वजह से सड़कों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान शुरू हो गया, जिसमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर धरना देकर हालात के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ गुस्सा निकाला। उधर कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सीएलपी के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस बारे में हाईकमान को चिट्ठी लिखी और दो टूक कहा कि वो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते, जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस का झगड़ा दुनिया के सामने बेपर्दा हो गया, क्योंकि बालासाहेब थोराट ने खुलकर बता दिया कि वो नाना पटोले से नाराज है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले उनके इस्तीफे की खबरों से अनजान बने रहे। मुझे ये सब इशू का मेरे पास कुछ समय नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि थोराट और पटोले के झगड़े की वजह नासिक में हुआ विधान परिषद चुनाव है, जिसमें थोराट के भांजे सत्यजीत तांबे ने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए, जिसके बाद सत्यजीत तांबे और उनके पिता को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। खबर है कि तांबे पर कार्रवाई के लिए थोराट ने पटोले को जिम्मेदार माना था और इसी गुस्से में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के सीएलपी का पद छोड़ दिया। 2024 और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से ठीक पहले हुई ये कलह कांग्रेस का काम बिगाड़ सकती है और बीजेपी का काम बिना मेहनत के बन सकता है। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बने करीब 4,000 घर फिलहाल तोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पुनर्वास योजना बनाने के लिए 8 हफ्ते का वक्त दे दिया। लिहाजा अब अगले 8 हफ्तों तक वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकेगा। रेलवे का दावा है कि उसकी जमीन पर कब्जा करके 4,000 घर बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे को समाधान निकालने और पुनर्वास योजना बनाने के लिए 8 हफ्तों का वक्त और दे दिया। उधर अमेरिका के साउथ कैरोलिना पोर्ट से बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली की पहली खेप यूक्रेन के लिए रवाना कर दी गई। अमेरिका की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को जहाज पर लोड करते दिखाया गया। ब्रैडली की पहली खेप जल्द ही यूक्रेन पहुंच जाएगी। अमेरिका ने पिछले महीने की शुरुआत में यूक्रेन को करीब 100 ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियां भेजने का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। युद्ध के मैदान में ये बख्तरबंद गाड़ी यूक्रेन के जवानों के लिए रक्षा कवच बनेगी, क्योंकि ये दुश्मनों के हमले से बचाते हुए बड़ी तेजी से जवानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। साथ ही ब्रैडली ऑटोमेटिक मशीन गन और एंटी टैंक मिसाइल से भी लैस है। इधर राजस्थान के उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता राजू परमार की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपने रेस्टोरेंट जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें गोली मार दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फायरिंग करने के बाद भाग रहे बदमाशों का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उधर खबर है कि चीन पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर मौजूद अंटार्कटिका में ग्राउंड स्टेशन बनाने की तैयारी में है। चीन का कहना है कि इन स्टेशनों से उसके सैटेलाइटों को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जैसा चीन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए किसी भी देश को चीन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। माना जा रहा है कि सैटेलाइटों के नेटवर्क को सपोर्ट देना तो बहाना है, असली माजरा कुछ और ही है। डर यह है कि चीन अंटार्कटिका में ग्राउंड स्टेशन बनाने के नाम पर अपने दुश्मनों की जासूसी करने का प्लान बना रहा है। इससे पहले दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में भी चीन के ग्राउंड स्टेशन बनाने पर बवाल हुआ था। इस बीच अमेरिका के शिकागो में एक गोदाम में भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें धधकती आग की ऊंची ऊंची लपटों ने चंद ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिस पर काबू पाना दमकल कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो गया। थोड़ी ही देर में आग गोदाम के आसपास के हिस्सों में भी फैलने लगी और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। हालांकि वहां आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका। इधर 2017 में चीन की BRI परियोजना पर की गई प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई, क्योंकि चीन ने इस परियोजना के नाम पर जिन जिन देशों को कर्ज दिया, उनमें कई की आर्थिक हालत पतली हो चुकी है और वहां के लोगों के भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तान और श्रीलंका इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्हें चीन की BRI परियोजना ने बर्बाद कर दिया।
उनकी अर्थव्यवस्था की कमर ऐसी तोड़ी कि वो ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे। पिछले साल श्रीलंका में हुई हिंसा और इस समय पाकिस्तान में आटे और तेल को तरसते लोग इसी का सबूत है। चीन ने BRI परियोजना का जाल भारत के कई पड़ोसी देशों में फैलाया, जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं, जिन्हें चीन ने पहले कर्ज दिया और फिर कर्ज वसूली के नाम पर वहां के लोगों का खून चूस लिया। चीन की इस परियोजना पर भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो अब सटीक साबित हो रही है। भारत सरकार ने 13 मई 2017 को चीन की BRI परियोजना पर एक औपचारिक बयान जारी किया था, जिसमें साफ कर दिया गया था कि बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर चीन को भारत में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी। यानी प्रधानमंत्री ने उसी वक्त दुनिया को बता दिया था कि भारत चीन पर भरोसा नहीं कर सकता, और उनकी वो भविष्यवाणी करीब 5 साल में ही सच साबित होने लगी। पहले श्रीलंका की लंका लगी, जिसके बाद पाकिस्तान भीख मांगने लगा। बांग्लादेश और मालदीव भी उसी राह पर चल पड़े। यही नहीं, BRI परियोजना के तहत आने वाले करीब 42 देश चीन की चाल में फंस चुके हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत की तरह नहीं सोचा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई 2020 के फेक करेंसी के मामले में की, जब दिल्ली में 5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। जांच करते हुए पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़े 2 लोगों तक पहुंची, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल में बंद भूपिंदर उर्फ भुप्पी नाम के बदमाश के संपर्क में थे। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवान दुश्मन पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए। हालांकि ये हमले रूसी सेना ने यूक्रेन के किस इलाके में किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें पुतिन के जवान टैंकों से कहर ढाते नजर आए। उन्होंने देखते ही देखते दुश्मन पर गोलों की बारिश कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके जवानों ने सबसे पहले जंगल में छिपे यूक्रेन के सैनिकों की तलाश की, और जैसे ही ज़ेलेंस्की के जवानों की एक टुकड़ी उन्हें दिखाई पड़ी, उन्होंने उन पर चुन चुन कर हमले किए। बताया गया कि रूस के जोरदार हमलों में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद को भारतीय स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने करारा जवाब दिया। ये बहस तब शुरू हुई जब भारत ने पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने एक दिन पहले BCCI पर तंज कसा था। नहीं आज तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई तो उनकी टीम भी विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी। जिसके बाद भारतीय स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया। நாங்களும் வேர்ல்ட் கப்புக்கு வர மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, பட் ஹவவர் அது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் நான் நினைக்கிறேன்। वहीं पूर्व भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी ट्विटर पर जावेद मियांदाद को निशाने पर लिया। असल में मियांदाद ने भारतीय टीम को भाड़ में जाने की सलाह दी थी, जिसके जवाब में वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय टीम भाड़ में नहीं जाना चाहती, इसलिए उसने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यानी अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले का मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल अभी जेल में ही रहेगा। क्रिश्चियन के वकील ने दलील दी थी कि आधी से ज्यादा सजा पूरी कर लेने पर उसे जमानत दे देनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। क्रिश्चियन ब्रिटेन का नागरिक है जो भारत में VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोप में सजा काट रहा है। उधर उद्योगपति गौतम अदानी पर संसद में फिर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर बोलते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया, जिसमें राहुल ने आरोप लगाया कि अदानी के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने नियम तक बदल दिए। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए राहुल के बयान को शर्मनाक करार दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलते हुए बेबुनियाद शर्मनाक आरोप लगाए हैं। संसद में हंगामा तब हुआ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अदानी मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बिहार के बड़े लोगों को टारगेट करने की खतरनाक साजिश रची है, ताकि माहौल खराब कर धार्मिक उन्माद फैलाया जा सके। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए काफी वक्त से हथियार बिहार पहुंचाए जा रहे हैं। ये सनसनीखेज जानकारी PFI के बिहार मॉड्यूल की जांच कर रही NIA के हवाले से सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिस तरह आतंकी कश्मीर में टारगेट किलिंग से माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हैं, ठीक उसी तरह बिहार में PFI ने बड़े नेताओं, कारोबारियों और अधिकारियों को टारगेट करने का प्लान बनाया है। खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस खतरनाक साजिश का मास्टरमाइंड बिहार PFI मॉड्यूल का याकूब नाम का आरोपी है, जो काफी वक्त से फरार चल रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पिछले साल केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद PFI देश में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए टारगेट किलिंग पर ही काम कर रहा है, और इसके लिए बिहार में याकूब ने पूरी तैयारी भी कर ली थी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक याकूब बिहार के चकिया इलाके का रहने वाला है।
और वो पिछले 1.5 साल से बिहार के अलग अलग इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप चला चुका है, जहां टारगेट किलिंग के लिए कम उम्र के लड़कों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये ट्रेनिंग कैंप फुलवारी शरीफ, बेतिया, दरभंगा, मोतिहारी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी और बिहार शरीफ में चलाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इन ट्रेनिंग कैंपों पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की, याकूब फरार हो गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का यह भी कहना है कि फरार होने के बाद याकूब ने लोगों को टारगेट बनाने का अपना इरादा नहीं छोड़ा, बल्कि वो सुरक्षा एजेंसियों से बचकर अपने प्लान को अंजाम देने की तरफ बढ़ने लगा। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टारगेट किलिंग की इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए याकूब और उसके साथी हथियार जमा करने में जुट गए। और जांच एजेंसियों को इस बात की भी आशंका है कि याकूब और उसके साथियों ने आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों की एक लिस्ट बना रखी है। हालांकि पिछले 3 दिनों में एनआईए ने पीएफआई के बिहार मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस साजिश का मास्टरमाइंड याकूब सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। उधर मुंबई पुलिस ने फर्जी वेबसाइट के जरिए लाखों की ठगी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उसने रिजॉर्ट बुकिंग की फर्जी वेबसाइट बनाकर कई लोगों को चूना लगा दिया और इस ठगी में आरोपी का भाई भी उसका साथ देता था, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी रिजॉर्ट बुकिंग के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ले लेते थे और बाद में रिजॉर्ट के बंद होने का बहाना बनाकर लोगों के पैसे भी हड़प लेते थे। इधर कोलकाता में पक्की नौकरी की मांग पर आशा कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई आशा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिससे मामला बिगड़ गया और प्रदर्शनकारी पोस्टर बैनर लेकर सड़क के बीचों बीच बैठ गए। हालांकि पुलिस ने आशा कार्यकर्ताओं को समझाकर मामले को शांत कराया। आशा कार्यकर्ता पक्की नौकरी को लेकर स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बड़ी चुनौती दे डाली। उन्होंने जेलेंस्की को खुद जंग के मैदान में उतरकर आसमान में फाइटर जेट से लड़ने के लिए ललकारा और कहा कि अगर वो आसमान में उन्हें हरा दें तो बखमूत उनका हो जाएगा। फाइटर जेट में बैठकर वीडियो संदेश जारी करते हुए वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने जेलेंस्की को लड़ाकू विमान से जंग में ताकत दिखाने को कहा। डॉनबास के बखमूत शहर पर कुछ दिनों पहले वैगनर ग्रुप ने कब्जे का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उसके दावे को गलत बताया था। और अब जब येवगेनी प्रिगोजिन ने जेलेंस्की को आसमान में जंग के लिए ललकारा, तो ये साफ हो गया कि अब भी वहां भीषण जंग जारी है। हालांकि जेलेंस्की की तरफ से उनकी चुनौती पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इधर जोधपुर में सऊदी अरब से दिल्ली आ रहे इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। बताया गया कि एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और उसे आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर आएंगे इधर, उसने दम तोड़ दिया। जिस महिला की फ्लाइट में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हुई, वो कश्मीर की रहने वाली बताई गई और वो अपने बेटे के साथ सऊदी अरब से दिल्ली पहुंचकर श्रीनगर जाने वाली थी। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े एक आरोपी की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। प्रशासन ने उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और उसकी 45 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया। इसकी मुनादी की कार्रवाई करवाई गई और इसके बाद इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया। आरोप है कि उसने अवैध कमाई से अपनी मां के नाम पर इस मकान को खरीदा था, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया। इस बीच खबर है कि रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन के सैनिकों का बुरा हाल है। दावा है कि पुतिन की फौज के आगे सरेंडर करने वाले यूक्रेन के एक सैनिक ने अपनी ही सेना की पोल खोल दी और बताया कि कैसे यूक्रेन के सैनिक जंग के मैदान में जरूरी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। उसने दावा किया कि लड़ाई के दौरान अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है तो उसका इलाज तक नहीं हो पाता। रूसी सेना के आगे सरेंडर करने वाले यूक्रेन के जवान ने हथियारों की कमी की भी बात मानी। रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना आधुनिक हथियारों से यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेन के सैनिक उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन के कई जवान रूसी फौज के आगे घुटने टेकने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं, ताकि उनकी जान बच जाए। उधर राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली के कंझावला जैसा मामला सामने आया। वहां एक कार में बैठे कुछ लड़के एक युवक को कई फीट तक घसीटते हुए ले गए और इस घटना में उस युवक की मौत हो गई। वो उसे अपनी कार से उदयपुर के एक इलाके में करीब 200 फीट तक घसीटते हुए ले गए, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। घटना में मरने वाले युवक का नाम हेमराज बताया गया। इधर राजस्थान के जोधपुर से फिल्मी स्टाइल में लूटपाट करने का एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक कुरियर कंपनी के दफ्तर में लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया और इसके बाद वहां से फरार हो गए।
इस घटना के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने दो बदमाश हाथों में पिस्तौल लेकर कुरियर कंपनी के दफ्तर में दाखिल हुए और इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाते हुए उन्हें घुटनों के बल बैठा दिया। दोनों बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर कुरियर कंपनी के कर्मचारियों को डराया और उनसे पैसों की मांग की। जान जोखिम में देख एक कर्मचारी ने इशारे से उन्हें पैसे रखने वाली जगह के बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद बदमाशों ने वहां रखे करीब 2,61,000 रुपए समेट लिए और दफ्तर को बंद करके वहां से भाग निकले। हेलमेट पहने हुए आए और यहाँ से 2,61,000 करीबन रुपए दो कर्मचारी थे, उनसे छीन कर ले गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में दरार वाले मकानों से कई परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। जोशीमठ की तरह यहां भी जमीन धंसने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने खतरे वाले 8 मकानों को खाली करवा लिया और उनमें रहने वाले परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करवा दिया। तो शीघ्र ही वो आके ग्राउंड पे इंस्पेक्शन करेगी और उसी रिपोर्ट के अनुसार वहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार ने जमीन धंसने की जांच कराने के लिए एक समिति भी गठित कर दी। कर्णप्रयाग में जमीन धंसने के बाद 39 मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। इधर बिहार में एम्बुलेंस के जरिए शराब की तस्करी करने का मामला सामने आया। वहां कैमूर जिले में एक एम्बुलेंस से शराब की 400 से ज्यादा बोतलें बरामद की गई और पुलिस ने इस मामले में एम्बुलेंस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर के जरिए पुलिस को एम्बुलेंस में शराब की तस्करी की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी करके एम्बुलेंस को रास्ते में ही पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक ये शराब यूपी से लाई गई थी, जिसे बिहार के अलग अलग जिलों में भेजा जाना था। उधर राजस्थान के जैसलमेर में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में दोनों की शादी पारंपरिक तरीके से हुई और इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे दिन भी कई बड़ी हस्तियां जैसलमेर पहुंची। हालांकि मीडिया को शादी के कार्यक्रम से दूर रखा गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में शादी का मंडप खूबसूरत फूलों से सजा दिखा। सिद्धार्थ और कियारा की शादी के लिए खास तौर पर दिल्ली से बैंड भी बुलाया गया। दिन के वक्त बैंड वाले सूर्यगढ़ पैलेस में दाखिल हुए और शादी समारोह खत्म होने के बाद वहाँ से बाहर निकले। सिल्वर कलर पूरा एक शेरवानी सिल्वर कलर की थी। जब तक सूर्यगढ़ पैलेस के अंदर शादी का कार्यक्रम चलता रहा, तब तक उसके बाहर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे। इस बीच पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने साधु सिंह को 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। जांच एजेंसी उनसे 6 करोड़ 39 लाख के खर्च का हिसाब लेने की कोशिश करेगी। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मोहाली में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इधर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मंदिरों के पुजारियों ने मासिक वेतन की मांग के लिए धरना किया, जिसमें पुजारियों की बड़ी तादाद दिखी। पुजारियों को बीजेपी नेताओं का भी साथ मिला। सांसद मनोज तिवारी और रमेश बिदुड़ी भी प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद रहे और सभी ने मंदिरों के पुजारियों के लिए मासिक वेतन की मांग की। मस्जिद के जो मौलवी होते हैं उनको महीना दे रही है दिल्ली सरकार, तो पुजारियों ने कौन सा पाप किया है? पुजारियों की मांग है कि उन्हें 40,000 रुपए महीना वेतन दिया जाए। इस बीच दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने सट्टेबाजी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक सट्टेबाजी का यह नेटवर्क दुबई से चलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक घर पर छापेमारी कर 16 लोगों को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से 2 गाड़ियां, 74 मोबाइल फोन, 12 लैपटॉप और 90 ATM कार्ड भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक महादेव ऐप से ऑनलाइन सट्टेबाजी की जाती थी। उसके माध्यम से लोगों से फ्रॉड धोखाधड़ी करते थे। दावा किया जा रहा है कि उस ऐप के जरिए आरोपियों ने करीब 300 करोड़ रुपए कमाए। कहते हैं मिटाने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। फिर मूर्ख क्यों अपने हाथों से क्यों मरता है? तो बात की एक बात कही अनवर ने, नादा यहां जो करता है वो भरता है, जब दिल में नहीं है खोट तो फिर क्यों डरता है। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।